फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। यह कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम स्वाति है। मेरी शादी को अभी 4 महीने गुजरे थे। मेरी ससुराल में काम काज करने वाला कोई भी नहीं था। बहुत बड़ा घर था, इतने बड़े घर कि मुझे अकेले ही सफाई करनी होती थी। ऊपर से खाना भी बनाना होता था। कभी कभी मेरे पति को मुझ पर तरस आ जाता तो वह मुझे बाजार से खाना लाकर दे दिया करते थे। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार का खाना नुकसानदायक होता है। मुझे तो खाना बनाने का बहुत शौक था। मैं नए नए टाइप की डिशेज बनाती थी, लेकिन ससुराल में इतना ज़्यादा काम था कि खाना बनाते टाइम में मैं थक जाती थी, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन तो मुझे घर की सफाई में ही गुजर जाता था। मेरे पति का घर बहुत अच्छा था। इस घर में लगभग 7 कमरे बने हुए थे। 3 कमरों में तो ताला लगा हुआ रहता था। मैंने कई बार अपने पति से कहा था कि घर में किराएदार रख लेते हैं, इस तरह से घर का कुछ काम भी बढ़ जाएगा और मेरे साथ घर में रहने वाले कुछ लोग भी आ जाएंगे, और तो और हमें हर महीने किराए के पैसे भी मिला करेंगे। लेकिन मेरे पति ने कहा, मुझे आजकल किसी पर भरोसा नहीं है। मैं इस तरह किसी भी किराएदार को घर में नहीं रख सकता, क्योंकि मैं ज्यादातर घर से बाहर रहता हूँ और तुम सारा दिन घर में अकेली रहती हो। मुझे क्या पता कि घर में क्या होता है और क्या नहीं। मैं किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरे पति की बात भी सही थी कि आज के दौर में हम किसी पर इतनी आसानी से भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। वह मेरी ही तो भलाई के लिए सब कुछ कह रहे थे। मैं बहुत खुशनसीब थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला। मेरे पति का नाम सुधीर था। सुधीर मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी उनकी बहन ने अपनी मर्जी के मुताबिक करवाई थी। उनकी बहन ने मुझे एक शादी में देखा था और वहां पर ही उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। उन्होंने फैसला किया था कि वह मुझे अपनी भाभी बनाकर ही रहेगी। इसी तरह से वह अगले ही दिन मेरे घर पर अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता लेने के लिए आ गई थी। सुधीर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। उनका घर भी बहुत बड़ा था। वह देखने में भी काफी स्मार्ट थे। इसीलिए मेरे माता पिता ने मेरी शादी यहाँ पर करने का फैसला कर लिया। फिर मुझे गुड न्यूज मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इन दिनों मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मैं अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। वहाँ पर अभी मेरा नंबर नहीं आया था। मैं अपने नंबर आने का इंतजार कर रही थी। मैं प्रेग्नेंट थी और अभी मेरा 4था महीना चल रहा था। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि घर के काम की वजह से मैं हमेशा थकान महसूस करती थी और प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझे आराम नहीं मिल पा रहा था। मुझसे ज़्यादा देर ना तो बैठा जा रहा था और ना ही खड़ा हुआ जाता था। मुझे हॉस्पिटल में बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं थोड़ी देर टहलने लगी थी। चलते चलते जब मैं काउंटर तक पहुंची तो सोचा कि यहाँ पर अपने नंबर आने के बारे में भी पूछ लेती हूँ कि मेरा नंबर कितनी देर में आएगा। मगर मुझसे पहले ही वहाँ पर खड़ी हुई एक औरत अपने नंबर आने के बारे में पूछ रही थी। मैंने अपने बारे में पूछा तो काउंटर पर बैठे हुए लड़के ने बताया कि आपका नंबर 4 लोगों के बाद आएगा। मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। दूसरा, मुझसे पहले वहां पर अपनी बारी आने के बारे में पूछ रही थी। फिर वह मेरे बराबर में आकर बैठ गई और रोने लगी। मुझसे उस बेचारी का रोना नहीं देखा जा रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा, आंटी आपको क्या परेशानी है, आप क्यों रो रही हो? वो औरत कहने लगी, मैं यहाँ पर अपनी छोटी बेटी को दिखाने के लिए लाई हूँ। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। मेरी बेटी की शादी एक लापरवाह इंसान के साथ हो गई है। उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मेरी बेटी कहती है कि उसने उसके साथ शादी की है, लेकिन अब बुरे वक्त में उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। पर वह है कि मेरी बेटी से कभी कभी मिलने आता है और उसे कभी कभी पैसे दे जाता है। आजकल तो 1000 खर्चे होते हैं। अब जब से उसे पता चला है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तब से वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया ही नहीं है। मेरी बेटी ने अपनी किस्मत खुद ही खराब की थी। उस इंसान के साथ चोरी चुप के शादी करके मेरी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और उसे इलाज की ज़रूरत है। क्या बताऊँ बेटी, मेरा दिल तो माँ का है ना।
माँ तो माँ कुछ भी करके अपनी औलाद का भला ही करना चाहती है। मैं भी गरीब औरत हूँ, मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं है। एक बेटा है और एक बहू है। बेटा मेहनत से काम करता है, फिर भी उसे बहुत काम पैसे मिलते हैं, जिसमें हम लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ किसी से पैसे उधार लेकर अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आ गई हूँ। बस यही सोच रही हूँ कि अगर डॉक्टर ने महंगी दवाई लिख दी तो मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे कर सकूंगी, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र मत करो। मैंने उन्हें अपने पास से निकालकर कुछ पैसे दे दिए थे और कहा कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर ज़्यादा पैसे होते तो मैं आपको और दे देती। आप अपनी बेटी का इलाज कराओ। मुझे अफसोस हो रहा था आंटी की बेटी पर। मैंने उनकी बेटी को देखा तो नहीं था, वो लंबा सा घूंघट किए हुए बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझ जैसी औरत को तो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं दे रहा। मैं चाहती हूँ कि लोगों के घरों में नौकरी कर सकूँ, ताकि घर में कुछ पैसे आ सके और हम लोगों की मदद हो सके। लेकिन मुझ जैसी बूढ़ी औरत को देखकर लोग कहते हैं कि ये तो हमारे घर का भी काम ढंग से नहीं कर पाएगी। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। तुमने आज ये पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा, आंटी जी क्या आपको काम की ज़रूरत है? वो बोली, हाँ मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ना तो मैं अपनी बहू को कहीं पर काम करने के लिए भेज सकती हूँ और ना ही अपनी बेटी को। मेरा बेटा तो पहले से ही नौकरी पर जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूँ। मैं एक विधवा औरत हूँ। अगर मेरा पति जिंदा होता तो आज मुझे इतनी परेशानी भरे दिन देखने ना पड़ते। मुझे उन आंटी पर बड़ा ही अफसोस हुआ था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उन्हें अपने घर काम पर रख लेती हूँ। इस तरह से उनकी मदद भी हो जाया करेगी और मेरा भी काम हो जाया करेगा। वैसे भी इन दिनों मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझसे प्रेगनेंसी में ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। मैंने उनसे कहा, आंटी क्या आप मेरे घर नौकरी कर सकती हो? दरअसल मैं इस शहर में नई आई हूँ और मेरे पति को भी पोस्टिंग दूसरे शहर में है। मैं घर पर अकेले रहती हूँ। मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरे घर के बहुत सारे काम हैं, मुझसे अकेले नहीं हो पाते। अगर आप मेरा साथ दे दिया करोगी तो मुझे कुछ हेल्प हो जाएगी। और वो औरत मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी, बेटी तुमने तो मुझ पर पहले ही मुलाकात में बहुत सारे एहसान कर दिए, शायद मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगी। मैंने इस औरत को अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर एक पर्चे पर लिखकर दे दिया। तब तक मेरा नंबर भी आ गया था और मैं अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के केबिन में चली गई थी। अगले दिन सुबह के 8 बजे के टाइम पर वह हमारे घर पर पहुंच चुकी थी। मैंने उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात की थी और आज पहले दिन मैंने उनको अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई थी। वह मेरी आदत से बहुत खुश हुई थी और बार बार मुझे आशीर्वाद दे रही थी। मैंने उनको घर का सारा कामकाज समझा दिया था और खुद थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। अचानक ही मुझे नींद आ गई थी। मैं लगभग 4 घंटे तक सोती रही थी। जब मेरी आँख खुली और मैं अपने कमरे से बाहर आई तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि आंटी तो घर के काम में बिजी थी। मैंने देखा कि उन्होंने मेरे पूरे घर की शीशे की तरह चमका दिया था और अब वह कपड़े धो रही थी। वह औरत काम में काफ़ी परफेक्ट थी। इतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी फुर्ती और सफाई के साथ घर के काम को अच्छी तरह से संभाल लिया था। मैं उनके काम से बहुत इम्प्रेस हुई थी। मैंने उनसे कहा, आंटी मुझे आपका काम बहुत पसंद आया है। आपकी नौकरी पक्की है, आपको ही अब मेरे घर पर हर रोज काम करने के लिए आना होगा। वह मेरी बात से बहुत खुश हो गई थी। आज पहले दिन ही मैंने उनको खर्चा पानी के लिए 8,000 रुपये दिया और कहा था कि अपने लिए कुछ खाने के लिए ले लेती जाना। अगले दिन फिर उसे वह हमारे घर पर काम करने के लिए आ गई थी तो उनके साथ एक जवान लड़की भी आई थी। उसने घूंघट कर रखा था। मैं इस लड़की को पहचान रही थी क्योंकि यह वही लड़की थी जिसको कल मैंने अस्पताल में देखा था। यह तो आंटी की बेटी थी और यह हमारे घर पर आंटी के साथ आ गई थी। मैंने उनसे कहा, यह आपकी बेटी है ना? आंटी ने बताया कि मेरी बेटी का नाम सुमन है। बेटी अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी बेटी व को यहाँ पर काम करने के लिए रख सकती हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं इतना सारा काम करूँ।
आपका घर तो बहुत बड़ा है और इस घर के बहुत सारे काम हैं, इसलिए तुमको कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी बेटी को भी साथ ले आया करूं। मुझे भला कोई एतराज तो नहीं था, लेकिन उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी, पर आंटी ने बताया था कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर वह उसे यहाँ पर काम करने के लिए क्यों लेकर आई थी। मैंने उनसे यह सवाल किया तो वह कहने लगे कि मेरी बेटी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और इसके अब बच्चा होने वाला है, इसे अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना है। यह थोड़ा बहुत कामकाज करेगी तो इसके पास भी कुछ पैसे आएंगे, आखिर माँ बनने के बाद इसे पैसों की जरूरत होगी। इसलिए इसने मुझसे यहाँ आने की जिद की थी, तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आ गई और मैं भी अकेले आपको इतने बड़े घर का काम नहीं संभाल सकती। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, एक नहीं तो दो लोग ही सही, इसमें तो मेरा भी फायदा था। मैंने कहा ठीक है, आप इनका रोज ले आया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह आंटी के साथ हर रोज उनकी बेटी सुमन हमारे घर पर आने लगी। मुझे उस बेचारी को देखकर बहुत ही तरस आया था। बेचारी का पति उसे कोई वैल्यू नहीं देता था। सुमन हमेशा घूंघट किए हुए रहती थी। मैं एक दिन सुमन के ऊपर हंसने लगी। मैंने उनसे कहा, सुमन तुम हमेशा घूंघट किए हुए क्यों रहती हो? आखिर तुम किससे अपने आप को छुपाने की कोशिश करती हो, मुझसे या फिर अपनी माँ से? मेरी बात का जवाब सुमन के बजाय उसकी माँ ने दिया था। वह जल्दी से मेरे करीब आकर कहने लगी, बेटी हमारी जात पात में लड़कियां और औरतें घूंघट ओढ़ कर ही घर से निकलती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब यह तो घर में है, अब तो इसे घूंघट नहीं करना चाहिए। जब यहाँ से आ जाएगी तो घूंघट कर लेगी। हमारे घर में तो कोई मर्द भी नहीं है जो इसे देख सके। आपको तो पता है कि मेरे पति एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। वह मेरी बात सुनकर खामोश हो गए थे। उन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने एक बात नोटिस की थी कि आंटी आधा उम्र की होने के बावजूद भी हट्टी कट्टी हुई थी और खूब फुर्ती के साथ सारे काम किया करती थी, जबकि सुमन मुरझाई हुई सी थी। वह काम भी इतनी धीरे धीरे करती थी जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। लेकिन वह बेचारी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में तो मुझसे भी कोई काम नहीं हो रहा था। बस यही सब सोचकर मैं उसको इग्नोर कर दिया करती थी। मैं सोचती थी कि इस बेचारे का भाग ही वह कैसा है, इसका पति तो बिल्कुल नहीं समझता। और एक मेरा पति था जो मुझे हर रोज कॉल करता था, मेरी इतनी फिक्र करता था। मेरा पति इन दिनों बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने उनको कॉल करके बता दिया था कि मैंने अपने लिए नौकरानी का बंदोबस्त कर लिया है। उन्हें मेरी बात सुनकर खुशी हुई थी और तसल्ली भी हुई थी कि कोई है जो मेरा ध्यान रखने वाला है। उन्होंने कहा भी था कि मैं चाहूँ तो अपनी बहन को भी घर बुला सकती हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरी बहन के इन दिनों एग्जाम्स चल रहे थे। मुझे आंटी और उनकी बेटी पर काफ़ी भरोसा था। मैंने अपने पति को तसल्ली दे दी थी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा जो नौकर यहाँ मैंने घर में रखी हूँ वह भरोसा करने लायक है और बहुत ही सीधी है। मेरे पति को भी मेरी बात पर यकीन आ गया था। मेरे पति बेफिक्र हो गए थे। उनको मेरी तरफ से अब कोई टेंशन नहीं थी। मैंने अभी एक सुमन का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह हमेशा अपने चेहरे पर घूंघट डालकर ही रखती थी। कभी कभी तो वो जमीन पर ही बिना बिस्तर किए लेट जाती थी, तब भी उसका घूंघट नहीं हटता था। मुझे उसकी तरफ देखकर बड़ी हैरत होती थी। एक दिन वह ऐसे ही जमीन पर सो रही थी जब अचानक मेरे कदमों की आहट सुनकर घबरा कर उठ बैठी थी। मैंने उससे पूछा था कि क्या बात है सुमन, तुम मुझे देखकर इतनी घबरा क्यों गई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे डॉक्टर के यहाँ से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। वो कहने लगी, कुछ नहीं भाभी जी, बस घर के काम करके थोड़ा थक जाती हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ। जिस कंडीशन से तुम गुजर रही हो उसी कंडीशन से तो मैं भी गुजर रही हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर अपना सर हिला दिया था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अब मेरे पति के आने के दिन करीब आ रहे थे। मेरे पति ने कहा था कि वह 2 दिन बाद घर वापस आ रहे हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मेरी आंख लग गई थी, लेकिन अचानक 5 मिनट के बाद ही मेरी आंख घबरा कर खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सुमन के हाथ से मेरी साइड टेबल पर रखा हुआ मेरा और मेरे पति का फोटो फ्रेम जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। सुमन ने जब देखा कि मैं जाग गई हूँ तो वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, भाभी मुझसे यह गलती से गिर गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इस कांच को साफ कर दो, ध्यान से काम किया करो, कहीं यह कांच तुम्हारे लग न जाए।
सुमन बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। अगले दिन मेरे पति घर पर आ गए थे। जैसे ही घर के दरवाजे की बेल बजी तो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई थी। मेरे पति ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया था। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, बल्कि मुझे भी अपने पति को देखकर बहुत खुशी हुई थी। इतने दिनों बाद मैं उनसे मिली थी। मैंने सुमन को आवाज़ लगाई, सुमन एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ जाओ। सुमन ट्रे में पानी का गिलास लेकर आ गई थी। सुमन मेरे पति को देखकर शॉक्ड रह गई थी। वह अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई थी। मैं सुमन को देख रही थी कि वह मेरे पति के सामने पत्थर बनकर जम गई थी। मैंने सुमन से कहा, पानी दो ना, क्या कर रही हो? सुमन ने जल्दी से मेरे पति के हाथ में पानी का गिलास दिया। मेरे पति ने पानी पी लिया था। पानी का गिलास वापस लेकर सुमन वहां से चली गई थी। और मेरे पति मुझे बता रहे थे कि उन्होंने दूसरे शहर में काफ़ी एंजॉय किया था। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी देर के बाद आंटी ट्रे में 2 कप चाय लेकर आ गई थी। मैंने आंटी को अपने पति से मिलवाया और अपने पति को बताया कि आंटी है जिनको मैंने काम पर रखा है और सुमन इनकी बेटी है। ये दोनों माँ बेटी ही हमारे घर पर काम करने के लिए आती है। लेकिन मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति आंटी को बड़े गौर से देख रहे थे। मेरे पति के चेहरे पर पसीना था और आंटी भी मेरे पति को बड़ा गौर से देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों माँ बेटी मेरे पति को इतना ध्यान से क्यों देख रही थी। मैंने जल्दी से बात की और कहा कि मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे। केटची ने जल्दी से टेबल पर बैठकर चाय की रेक ले ली थी और वहां से चली गई थी। लेकिन मेरे पति ने मुझसे मुलाकात नहीं की थी। लेकिन इन लोगों को मेरे पति ने कहा था कि दोनों माँ बेटी को काम पर रखा है, तुम इन लोगों को घर में काम पर रख लिया है। मैंने कहा, इन लोगों को हमारे घर पर काम करते हुए 12 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ये दोनों बहुत सीधे सादिया, और आपको पता है उनकी जो बेटी है सुमन, वह मेरी तरफ प्रेग्नेंट है। उनके पति उन्हें प्रेग्नेंट करके मायके में छोड़ गए थे। इस प्रेगनेंसी के समय उन्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था, तो अपनी पत्नी को ठीक ना करे। जहाँ अपनी पत्नी चली गई पैसे के लिए, कभी कभी वह तुरंत कुछ भेजती। मैंने अपने पति को तरफ देखकर कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, भगवान करे हर लड़के को तुम वैसे ही पति के रूप में मिले हो। मैं बहुत अच्छी हूँ जो तुम्हें पति के रूप में मिलती हूँ। मेरे पति को मेरी बात पर कोई खास दुख नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई। वह बस थोड़ा सा विचित्र हो गया था और संस्थान के लिए चला गया था। मैंने दोस्त से कहा था कि टेबल पर खाना बनाने की इच्छा थी, हम लोग अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे। इसके बाद मेरी पत्नी नहा धोकर ताज़ा हो गई। हम दोनों अपने कमरे में ही थे जब मेरे पति मेरे करीब आए और मुझसे इन दोनों में जोरा नियमों में कुछ समानता लग रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी नौकरी छोड़ दो। पति ने तुम्हें बताया कि क्या हो गया है? यह दोनों बहुत अच्छे हैं। अभी तुमने दोनों का काम नहीं देखा। जब तुम इनमें काम देखोगे तो उनका बहुत बहुत आश्चर्य करोगे। यह बहुत सफाई से काम करता है। मैं कहता हूँ कहानियाँ ही करती है। अभी तक मुझे किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया गया। फिर अच्छा है कि उनकी किसी भी तरह की गलती के बिना ही काम से कैसे दूर हो सकता हूँ। मैं तुम्हारी बहुत भोली हो। तुम ऐसे शिष्टा और गुणों के बारे में नहीं देखी होगी। ऐसी औरतें पहले अच्छी तरह से घर का डिजाइन है, पलाई मालिक मालकिन का पक्का जीत दर्ज है, और उसके बाद अपना हाथ साफ करके रफा दफा हो गए। मैंने कहा, सुधीर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप पहले मेरे साथ आए, हम दोनों एक साथ खाना खाते खाते कितने दिन हो गए। आप दोनों आज की टेबल पर ही हम दोनों के साथ खाना खाएंगे। हमें खुशी होगी अगर आप लोग हमारे साथ खाना खाएंगे। तो नाश्ता करेंगे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन सुमन ने नहीं कहा, भाभी भाभी जी आप खाना खाओ। मुझे आपसे कहा था कि मैं छुट्टी पर हूँ, लेकिन आपने घर जाने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा, इतनी जल्दी? अभी तो दोपहर 2 बजे हैं, रात का खाना भी तो बनाना है ना। और आज तो वैसे भी मेरे पति आ गए हैं। तुम दोनों मेरे पति के लिए अपनी पसंद का खाना बनाओ। सुमन ने हाँ की थी, लेकिन सुमन की आवाज़ से मुझे कुछ साइलेंट लग रही थी। ऐसी लग रही थी कि जैसे उसकी आवाज़ रोई हो रही थी। दोस्ती का ही चेहरा बहुत उदास था। इन दोनों माँ बेटी को क्या हो गया था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह रात हो गई थी और 8 बजते ही दोस्त और सुमन दोनों ही सारे काम से
फ्री में मेरे घर चले गए थे। अगले दिन जब वह घर आई तो मेरे पति ने दरवाज़ा खोला। तभी अचानक मैं भी वहां पहुंच गया। यह देखकर हैरान हो गया कि मेरे पति दोस्ती से कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन क्या बात कर रहे थे ये मेरी समझ कुछ नहीं आ रही। ध्यान नहीं दिया गया था कि जिस दिन से दोस्ती घर में आई थी, दोस्ती और हम दोनों पर बहुत ज़्यादा नजरें बनी हुई थी। इसी तरह से काफ़ी दिन गुजर चुके थे, लेकिन मैं और मोनिका जब भी कमरे में थे तो सुमन छुप छुप कर दरवाजे के बाहरी हिस्से से बाहर हम दोनों ने मुझसे दोस्ती की थी। दोस्ती की कुछ अजीब सी बातें लग गई थी। फिर भी ताले का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अजीब सा हो गया था। पहले उसने मोटी बातें की, अब दोनों अपनी माँ बेटी मियाँ सी रह गई थी। अब तो सुमन के लिए थोड़ा सी पेट भी वापस आ गया था और मुझे भी, क्योंकि हम दोनों की दोस्ती में सिर्फ 1 महीने का ही मजा आ गया था। मैंने देखा था कि सुमन अब दिन पे दिन भरोसेमंद हो रही थी। जो मैंने उसे दिया था वही मेरे लिए भी था, लेकिन वो मेरी दी गई हर चीज़ से लाजवाब कर चुकी थी। मुझे लगा था कि शायद अब उसका पेट बहुत खराब रह रहा है, फिर भी उसका बिहेवियर ऐसा है। हालांकि मुझे इस बात का विश्वास था कि उसे यहाँ काम पर नहीं लाया जा सकता था, लेकिन एक दिन के लिए उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें हमारे यहाँ काम पर नहीं लाया जा सकता। हो गया था। उन्होंने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति कहीं भी मौजूद नहीं थे। मैं अपने पति को ढूंढती हुई पूरे घर में घूमती रही थी, जब तक अचानक मुझे रसोई नहीं मिल जाती। किसी के शब्दों की आवाज़ से मैं जैसे ही किचन में गया तो मेरे पति और रिश्तेदार के बीच कुछ बातें कर रहे थे। मेरे पति ने मुझे देखा तो वह स्वाति की तरह दिख रहा था। ठीक नहीं है, तुम यहाँ क्यों चले गए? मैंने कहा, तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हें तलाश कर रही हूँ। तो वह तुम्हें देखना चाहती है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपने पति के चेहरे से कहता हूँ कि मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। मैं किचन में गया था और अपने पति की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अपने पति के चेहरे के इम्प्रेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्या कुछ झूठ बोल रहे हैं, जबकि अटैची के चेहरे की भी हवाई यात्रा उड़ी हुई थी। मैं कंफ्यूज का सी हो गई थी कि जिस दिन से मेरे पति घर आए थे उस आंटी के बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया था और जिस तरह से दिखाई दे रहा था, जिस तरह की थी बातें। मेरी बात यह है कि मेरे पति के आने के बाद ये सब कुछ बहुत ही सुरक्षित हो गए थे। वास्तव में उन्होंने अपना तरीका बदल दिया था। अगले दिन आंटी काम पर नहीं आई थी। मुझे लगा कि उनके घर में कुछ अलग हो गया था, इसीलिए मैंने उनके बारे में फ़ोन किया। पूछा तो सुमन ने फ़ोन किया था। उसने कहा था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जब तबीयत ठीक हो तब वह और सुमन की तबीयत से ज़्यादा बातचीत नहीं की थी, क्योंकि उनकी सहानुभूति मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसी तरह से काफ़ी दिन चले गए थे और अभी तक काम पर नहीं आई थी। मैं अपने पति से कह रही थी कि ना जाने क्या हो गया, वो हमारे यहाँ काम पर आ ही नहीं रही। सुमन ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके पति ने कहा था कि उनके घर जाने से उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी, इसीलिए वह यहाँ इतने दिन आ गए हैं और उन्हें दवा की भी ज़रूरत हो सकती है जो उन्हें ठीक हो जाए। लगे रहो, तुम कैसे फालतू की बातें कर रहे हो? हम तुम्हारे घर गए, अभी तुम्हारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो उसने खुद समझ लिया, लेकिन हमने वहाँ नहीं जाकर मुझसे वो कहा तो बहुत परेशानी हो रही है। पता है कि मेरी प्रेगनेंसी के दिन चल रहे हैं, मैं घर का काम कैसे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पति बार बार ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि इन लोगों को 2 बार काम से निकाल दिया गया और दूसरी नौकरानी की व्यवस्था कर दी। मैंने कहा कि मैं किसी और पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे ऐसा करने की आदत हो गई है। मैंने कहा था कि मेरे पति को ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि मेरे पति को इतना बुरा लगा कि उसे ऐसा लगा कि उसने लोगों से कहा स्वाति पर बहुत अधिक विश्वास हो गया है कि यह महिला मेरे खिलाफ भड़क गई है। तब तुम मेरी किसी भी बात को मान नहीं रख पा रहे हो। अब तो तुम या लोगों को अपने घर बुलाओ या फिर मुझे इस घर में सार्वभौम के साथ रहो। मेरे पति ने यह बात कही ही थी कि घर से बाहर निकल गए थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या देखने की कोशिश कर रहे थे और मेरी बात का इतना बुरा क्यों लगा कि मेरा ध्यान बार बार गया। तो दोस्त की तबीयत खराब हो गई कि ना जाने उनके साथ क्या हो गया था। उन्हें ज़रूर चाहिए था। मैंने सोचा था कि मेरे ड्राइवर के साथ के इंटेलिजेंट के तुरंत से पैसे दे दिया गया था। मैं ड्राइवर के साथ इंटेल के साथ घर चला गया था, क्योंकि एक बार उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया था।
एड्रेस दिया था। जब वे मेरे पास गए थे तो मुझे दरवाजे से विदा किया था और सुमन की कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लोगों की बातें मुझे पसंद आ रही थी। फुट कर रो रही थी और अपनी माँ से कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि लड़की मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। वह प्यार के दावे से मुझे समझ गया आया कि अब वह मुझे क्यों नहीं बताता, क्योंकि उसने शादी जो कर ली है। तो मैं समझता हूँ कि वह प्यार करता है। एक तरफ मेरी शादी हुई है तो दूसरी तरफ एक मालकिन से शादी की है। दूसरी तरफ लग गई हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। गरीब लोगों का कुछ नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना कि प्यार मोहब्बत में कभी मत पड़ना। देख लिया नतीजा। और ये भी देख ले कि वो अपने पति से प्यार करती है। मैं तो चाहता हूँ कि उस घटिया इंसान के बारे में स्वाति को बता दूं। उसे भी अपने पति की हकीकत के बारे में पता चल जाए। लेकिन फिर इस बारे में नोटिफिकेशन कर दिया है कि वह लंबी माँ बनने वाली है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी को तो असलियत देख ही रही हूँ, उस तस्वीर को नहीं देखा जा सकता था। यह चोरी छुपे आंसू लगी हुई थी। मैं लोगों की बातें देखकर हैरान रह गया था। ये लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मैं उल्टे पुल्टिया अपने घर वापस आ गया था, क्योंकि मेरे शरीर और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने पूरी तरह से शौक हवेली से यह निर्णय लिया था कि अब मुझे सच में पता चल रहा था कि मतलब यह था कि मेरे पति के घर पर मौजूद नहीं थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरे पति के साथ घर पर मौजूद नहीं थे। कहा ही कि तुम दोनों मेरे घर पर आ जाओ। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को नियंत्रित कर सकता हूँ। 1 घंटे के बाद मेरे घर पर आ गई थी। मेरी पत्नी भी घर आ गई थी। मैंने आज सुमन से कहा था कि आज तुम्हारे चेहरे का घूंघट नहीं हटेगा। मैं अपने चेहरे का घूंघट नहीं हटाना चाह रही थी। मैंने उसके चेहरे पर जबरदस्ती घूंघट हटा दिया था। मैंने देखा था कि वह भोली भाली और मासूम सी लड़की थी। यह सब देखकर मेरे पति का चेहरा भी बदल गया था। मैंने अपने पति से सवाल किया था कि आप इस लड़की को क्या चाह जानते हैं। मेरे पति डर गए और लोभ करते रह गए, सर हिलाने लगे। फिर मैंने सुमन के चेहरे की तरफ देखा, आंखों से आंखें फेरना शुरू कर दिया। फिर मैंने तुमसे विनती की कि सुमन पत्नी है मेरी। पति ने जल्दी से शौक कर मुझे देखा था। साथ ही मैंने कहा था कि मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ। मेरे पति और सुमन दोनों ने ही मुझे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं उन लोगों का जवाब का इंतजार कर रही थी। मैं रो रही थी। मेरी बात का जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा कि सुधीर, मैं अपनी जान ले लूंगी। मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। क्या दोस्ती से शादी की है? उसने अपनी पत्नी के साथ दोस्ती कर ली है? जो कि अचानक बोल पड़े थे। देखने लगे। हाँ, सुमन मेरी पत्नी है। ऐसा सुनने में आया था कि मेरे दोनों दोस्तों ने फैट की फटी रह गई थी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सिर में मेरे पति की आवाज़ नहीं उठी, बल्कि मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे मेरे शरीर से जान निकल रही है। मुझे लग रहा था कि यह बात सुनने से पहले मैं मर गया क्यों नहीं। मेरे पति ने कहा था कि मुझे माफ़ कर दो स्वाति, मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं सुमन से ही शादी करना चाहता था। सुमन से मैं बहुत प्यार करता था। गाँव की भोली भाली सी लड़की है। सुमन के परिवार वाले यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। सुमन और मेरी मुलाकात एक दिन की राह में हुई थी। मेरी मदद की थी। यह बिछड़ गई थी। वहाँ से मुझे इससे प्यार हो गया था। मुझे पता ही है कि सुमन एक गांव की है, अनपढ़ और सीमान सी शक्ल वाली लड़की है जो इसमें समय रह रही थी। लेकिन मैं इस पर अपना दिल हार गया था। मैं शहर से इसे बहुत प्यार करता था। दोस्ती भी मुझे बहुत प्यारी करती थी और मेरे साथ चोरी चोरी चली गई थी। लेकिन एक दिन हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। यह बात पता चली थी कि मैंने ताले ही मंदिर में बनाए थे। सुमन से सहेली के साथ शादी कर ली थी और अगले महीने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था कि मेरी बहन ने ही मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैंने अपनी बहन से रिश्ता खत्म कर लिया था कि मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरी बहन ने कहा कि अगर मैं अपनी प्रेमिका से कहती हूँ कि शादी नहीं करती तो मैं सारा रिश्ता खत्म कर लेती हूँ। कर देना। मेरी प्रेमिका ने जब मुझे खतरनाक बना दिया तो मुझे बहुत डर लगा कि मैं माँ को धोखा नहीं देना चाहती थी और मैं अपनी बहन को भी इधर उधर नहीं छोड़ती थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता। जानते हैं, यह कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी का सारांश आगे बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस कहानी
में रुके रहिए, जानिए कि क्या है इस कहानी का सारांश। आगे की रिश्ता नहीं है। मेरी बहन ने मुझे अपने जजमेंट के बीच में इतना बांध दिया था कि मैं अपने प्यार से अलग होने को तैयार ही नहीं हो रही थी। मेरी बात कोई नहीं मानी। कुछ दिन के अंदर ही शादी मेरी करवा दी गई थी। मुझे शादी के बंधन में बांधने का मौका मिला। पत्नी का हर सुख दिया, लेकिन इधर उधर मैं कभी कभी सुमन से भी मिलने के लिए जाता था और उसके कहे अनुसार पैसे दे देता था, और उसे यकीन हो जाता था कि मुझे पता है कि एक गरीबी परिवार में पली बड़ी है। सुमन को मुझे नहीं बताया गया था कि मेरी शादी हो गई है। मैं कभी कभी मिलने जुलने के लिए चला जाता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी हो गई है। मुझे पता था कि प्रेगनेंसी के हालत में अगर सुमन को यह बात पता चली तो अपनी वह जान ले कर फिर तुम भी शादी के बंधन में बंध गए। बाद में प्रेग्नेंट हो गई। मैं तुम दोनों के बीच उलझ गई थी। मेरे ऑफिस में भी काम का बोझ। पिछले दिनों मेरे ऑफिस में काम बहुत बढ़ोतरी हुई थी, तो दोस्त और माँ के साथ मुलाकात हुई थी। मुझे माफ कर दो स्वाति, ना तो मैं सुमन का धोखा देना चाहता था और ना ही कोई खतरा था। इस तरह से अपने बारे में सच्चाई बताएं, क्योंकि तुम दोनों ही ऐसे सिचुएशन से गुजर रही हो जो कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी में नहीं थी। अपने पति की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। सुमन की आंखों में भी प्यार था। प्रेग्नेंट मैं अपने पति को भी किसी भी तरह से पसंद कर रही थी कि सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि बेवफाई तो कभी मेरे पति की गलती नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा नासमझ मेरी ननद की थी, जो अपने भाई की जिंदगी को दो सिद्धांतों में बांटकर अपने घर में थी, शांति से रह रही थी। उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए, ना कि उनकी शादी उसकी मोनिका से बिना मांगे ही करनी चाहिए थी। ना मिले रो रो कर दोस्ती, और दोस्ती माफी मांग रहा था। आंटी की भी आंखों में थे आंसू, रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी हम गरीब लोग हैं, अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ है तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। मैंने देखा था कि मेरे पति की आंखों में शर्मिंदगी साफ फील हो रही थी। कहती थी ना कि कुछ गलतियां कोई और है और कोई और को भी सजा मिलती है। यह सब कुछ मासूमियत के साथ भी हो रहा था, क्योंकि गर्लफ्रेंड की बहन ने मासूमियत की थी कि वह अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ रहती थी। वह इस बारे में कुछ नहीं पूछा गया था, और उसके मंगेतर के कहने के अनुसार आपकी पसंद की लड़की के साथ मोनिका की शादी कर दी गई थी, जो कि एक अनमोल दोस्ती थी, जो कि नाश्ता की गर्लफ्रेंड थी। मुझे देखकर उस पर भी तरस आ रहा था। मैंने बहुत सोचा समझा, फैसला किया और अपना दिल बड़ा कर गया था। मैं दोस्त से कहा था कि सुमन अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, अब वह हमारे घर में ही रहेगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं शांति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने दोस्ती के साथ भी शादी की है और तुम्हारे मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैंने अपने पति से कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ तो जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी लड़के की जिंदगी से इस तरह से बिखरना नहीं चाहता हूँ। तुमने मेरे साथ किसी तरह की कोई कमी नहीं की, लेकिन तुम्हारी सुमन को पत्नी होने का हक नहीं दिया। अब तुम्हें भी पत्नी बनने का सुख मिल जाएगा। मेरे पति ने समझा कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। मेरे सुमन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब सुमन को मैंने अपने भाई की तरह प्यार किया था। हम दोनों प्रेग्नेंट थे। पहले सुमन ने एक बेटी को जन्म दिया, उसके बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पति की दो पत्नियां हो गया था, और वह दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया था। कुछ पुरानी तकनीक ही थी। एक दिन अचानक मेरे पति की यादें बहुत खराब हो गई थी और मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम दोनों के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, और हम दोनों के बच्चों के लिए भी। वह तो मित्र थे, यह भी नहीं पता कि उनके सर से फादर का छाया पीछे छूट गया है। सुधीर हम दोनों के लिए काफ़ी सारा जायदाद छोड़ गए थे। जब सुधीर हम लोगों के बीच इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने देर से ही पहले ही हम दोनों के हक हमें दे दिए थे कि हम दोनों अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं और नहीं। हमें दोस्ती की कमी जरूर सताती है। दोस्ती हमेशा मेरे साथ दोस्तों की तरह रहती है, कमी नहीं हुई, और ना ही इस बात का एहसास हुआ कि वो मेरी शैतान है, सौतन है। सुमन सच में बहुत अच्छी लड़की है। वह लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। कैसे लगी इन दोनों प्यार की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।